आप सभी को नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय पिछले एक हफ्ते से अनुपम जी को याद करने की बहुत ही सुंदर तरीके से याद करने की उपाय कर रहा है और इसमें 9 वक्ता बोल चुके हैं जिन्होंने अनुपम जी के तमाम पक्षों को, अलग अलग पक्षों को इतनी सुंदर तरह से रखा है। अर्पण जी का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये विचार किया और अनुपम जी को इतनी सुंदर तरह से याद करने का मन बनाया। उन्होंने मुझे बताया कि आज जनसुलभ पुस्तकालय की ये 151वीं कड़ी है और मैं अनुपम जी को बहुत स्मरण करते हुए उन्हें याद करते हुए, बल्कि ये कहूँगी कि इतना सुंदर लोग बोल चुके हैं, तो उसके बाद मैंने एक भजन सुना था, पंडित जसराज गाते हैं जिसमें भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं हरिसों चक्र धराऊं, भीष्म नाम कहाऊं, और यह न करूं तो आन तुम्हारी। कि वो कह रहे हैं कि यदि मैं अगर मैंने तुम्हें चक्र नहीं रखवा पाया तो इसमें तुम्हारी आन है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ। तो मैं इसी तरह से आज अनुपम जी को का स्मरण करती हूँ और उन्हीं पर ये छोड़ती हूँ कि मैं जो कुछ बोलूँ उसमें उनकी समझ झलकती हो। मैं अनुपम जी को जो मैंने सबसे पहले उनका एक यहाँ पे व्याख्यान हुआ था जिसमें वो स्लाइड्स भी दिखा रहे थे। राजस्थान की तालाबों पर पानी के काम पर वो व्याख्यान था और उसमें बहुत ही सुंदर उन्होंने स्लाइड्स भी दिखाई थी। वो जब पूरा खत्म हो गया तो उसकी जो अंतिम स्लाइड थी उसमें एक ऊंट गाड़ी का चित्र था और उसका ठीक तालाब से संबंध नहीं था। पर अनुपम जी ने कहा कि आप लोगों ने ये अंतिम स्लाइड देखी हो तो आप ज़रा गौर करें कि इसमें ये पहिए कौन से लगे हुए हैं। क्या आपने देखा कि ये इतने बड़े पहिए कैसे लगे हैं? ये किस चीज़ के पहिए हैं? क्या कुछ ख्याल आता है? और फिर उन्होंने कहा कि फिर ये सोचिए कि ये पहिया उनके पास कैसे आया। तो मुझे तो नहीं समझ में आया था कि वो पहिया किसका है। लग रहा था कि बहुत ही देखा हुआ है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई थी। और फिर उन्होंने बताया कि ये हवाई जहाज़ का पहिया है, तो एकदम समझ में आ गया कि हाँ, हवाई जहाज़ का पहिया है। और फिर उन्होंने कहा कि ये पहिया उनके पास में, वो जो धुर रेगिस्तान का गाँव है उसमें चला रहा है, उसके पास ये पहिया कैसे आया। मैं समझती हूँ कि ये जो प्रश्न उन्होंने उठाया था उस रोज, अगर इसका उत्तर खोजते हुए मैं सचमुच उस गांव, उस धुर रेगिस्तान में उस गाड़ीवान तक, ऊंट गाड़ी वाले तक पहुंच पाऊं, तो मेरे ख्याल में जो हमारी इस देश के साधारण लोगों के बारे में जो राय है वो सचमुच बिल्कुल आमूल चूल बदल जाएगी। क्योंकि मैं सोचती हूँ अनुपम जी ने उस दिन इस ओर इशारा किया था और उसी को मैं याद करने की आज कोशिश कर रही हूँ कि यदि हम ये देखते हैं तो ये सिर्फ ये स्लाइड हमें कई बातें बता रही हैं उसके बारे में। एक तो वो उस गाड़ीवान के बारे में, वो जो मरुभूमि में अकेला चला जा रहा है अपनी गाड़ी लेके, उसके बारे में सबसे पहले तो वो ये बताती है कि वो हम सबको बड़े गौर से देख रहा है। यानी जो तथाकथित विकास के रथ पर चले जा रहे हैं और हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, उस पर उसकी नजर है, वो हमें बहुत गौर से देख रहा है। दूसरा कि उसकी अपनी समस्या पर,
अपनी समस्या नहीं कहना चाहिए, यानी अपनी ज़रूरत पर उसका बहुत ध्यान है। उसे लगातार इस चीज़ की खोज है कि रेत में गाड़ी चल सके, उसके लिए ऊँट की भी गाड़ी अगर चल सके, थोड़ा ज़्यादा सामान ले जाया जा सकते तो क्या बेहतर होगा, वो उसे सतत खोज रहा है। अगर वो नहीं खोज रहा होता तो उसे वो हवाई जहाज का पहिया दिखा भी होता तो उसे ये ख्याल नहीं आता। और फिर तीसरी बात ये कि मुझे लगता है कि जब उसने देखा होगा तो फिर अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ बैठकर, बुजुर्गों के साथ बैठकर शायद उन सब ने बार बार इस पर लंबे समय तक विचार किया होगा कि ये पहिया कैसा है। उन्होंने शायद देखा होगा कि जब हवाई जहाज लैंड करता है तो कितना प्रेशर उसे झेलना होता है उस पहिए को, और फिर भी वो नहीं दबता। तो उन्होंने ज़रूर इस पर बहुत मनन किया होगा। तो वो कितना मननशील है, वो कितनी विचार करने की उसकी क्षमता, और उसने ज़रूर इस बात की पड़ताल की होगी कि ये उसके लिए उपयोगी, कितना उपयोगी हो सकता है। और फिर चौथी बात जो कि अनुपम जी ने पूछी थी, और जो सबसे ख़ास बात है वो है उसकी रिसोर्सफुलनेस। ये उपाय खोजना कि वो ये सोचना कि ये पहिया कैसे प्राप्त किया जाए। उसने ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिर ये पहिए भी तो बेकार होते होंगे, ये पहिए भी तो कभी ना कभी हवाई जहाज में से निकलते होंगे और कबाड़ी तक पहुंचते होंगे शायद। और उस पूरी कड़ी के साथ उसने खुद को जोड़ लिया। उसे जो चाहिए था, यदि वो जैसे ही उसे साफ हुआ कि ये चीज़ उसके काम की हो सकती है, तो उसने ये उपाय कर लिया कि उस पहिए को वो पा सके। जब मैंने उस रोज़ जब ये वो पूरा व्याख्यान ही अद्भुत था, लेकिन इस स्लाइड को देखकर तो माने मेरे भीतर एकदम, जिसे कहते हैं, खिड़कियाँ खुल गई। और उस दिन अनुपम जी से मैं मिली थी, जो कि मैं तब कभी नहीं किया करती थी। मुझे बहुत ही संकोच हुआ करता था और मैं नहीं मिलती थी। लेकिन उस रोज़ मैं मिली थी और मुझे याद है कि मेरा संकोच एक तरफ, और वो जितने झुककर, जैसे एक फल से लदा पेड़ शायद झुक जाता है, उस तरीके से वो झुककर मुझसे बात कर रहे थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि मुझे इतनी खुशी हुई इसे जान के। उस रोज़ मुझे लगता है कि अनुपम जी की इसमें उस समाज की तो बात है ही, लेकिन ये जो अनुपम जी की नज़र है, ये जो दृष्टि है, जो वो देख पा रही है कि उस गाड़ी में कौन सा पहिया लगा है, और जो सही प्रश्न कर पा रही है, उस नज़र का उस दिन कहना चाहिए कि हल्की सी रगड़ मुझ पे भी लगी। मुझे भी पता चला कि हमें देखना कैसे है, देखना क्या होता है, उसका कुछ शायद मुझ तक भी पहुंचा। तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये मेरे किस तरह से ये नज़र मेरे काम आएगी। उसके बाद मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी, शायद पहले भी पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा से पढ़ा, और किताबों को पढ़ के भी हमारे देश का पर्यावरण चिपकों पर, हमारे घर में सारी किताबें थी उनकी, और जो तालाब पर उनकी किताबें, या उनकी तमाम किताबें प्रियदर्शन जी ने और शायद सबने उनके निमित्त से ये बात कही कि वो इतनी सुंदर होती हैं, कि उनकी इतनी सुरुचि है उनके यहाँ। और वो है, यानी कि जब पहले आप किताब को पकड़ते हैं तो सबसे पहले तो शायद उसका स्वरूप हमें पकड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुरुचि से शायद अनुपम जी के यहाँ शायद ये थोड़ी आगे की बात है, क्योंकि तालाब पर जो उनकी किताब थी, आज भी खड़े हैं तालाब, उस पर जो चित्र था वो, या उनकी तमाम किताबों पर जो चित्र हैं वो सुरुचि के लिए शायद नहीं है, कम से कम सिर्फ सुरुचि के लिए तो नहीं है। सोपान जी की किताब है जल थल मल,
उसका हर पन्ना देखने के लिए भी अद्भुत है। लेकिन यहाँ पे बात सुंदर, किसी चीज को सुंदर बनाने की नहीं है। वो इस तालाब वाली किताब पर जो चित्र है वो एक गुदने का चित्र है, एक गुदने का अंकन है, जो सीता बावड़ी जिसे कहते हैं, और स्त्रियां उसे अपने शरीर पे गुदाती हैं। और वो एक तालाब का, एक बावड़ी का चित्र है, जिसमें बीच में बिंदु है जो कि जीवन का प्रतीक है। अनुपम जी ने उसको लिखा है। यानी कहने का मतलब है कि एक जो आंख जिसकी बात मैंने वहां कही, वही तालाब में, वही किताब में मुझे एकदम से दिखी। और इसको जब मैंने पढ़ा, देखिए हम किताबों के पास क्यों जाते हैं। मैं तो विज्ञान की उस समय छात्र हुआ करती थी और साहित्य की बहुत ही प्रेमी, मतलब मैं उपन्यास और कहानियां ही पढ़, जितनी मोटी किताब हो उतनी मुझे अच्छी लगती थी। तो मेरे लिए सच पूछिए तो इस किताब को पसंद करने का उस तरह से कारण नहीं था। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, जब हम किसी भी किताब के पास हम जाते हैं तो वो हम जो पाते हैं, मसलन उपन्यासों में, साहित्य में जब हम जाते हैं तो एक किस्म से हमें मनुष्य जीवन को समझने की कोई खिड़की खुलती है उसमें, या कभी प्रकृति को देखने की एक आंख खुलती है। अनुपम जी की किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक लगा कि ये किताब तो बिल्कुल अलग है। मतलब इसको पढ़ते हुए जो मुझे अनुभव हुआ वो तमाम आज तक की दूसरी पढ़ी हुई किताबों से कुछ अलग था। मुझे लगा कि इसे मैं ना जैसे सुन रही हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ। ये जैसे मैं सुन रही हूँ, जैसे ये मुझे कोई सुना रहा है। एक मौखिक परंपरा की चीज, और बिल्कुल जब आप इसे पढ़ते हैं तो वो पूरी मौखिक परंपरा मेरे मुंह से निकला तो ये पूरी परंपरा जैसे बोलती है, किसी एक व्यक्ति का स्वर नहीं होके जैसे कि पूरा समाज बोल रहा हो, जैसे कि एक पूरा काल बोल रहा हो उसके द्वारा, जैसा कि लोक कथाओं में या लोक गीतों में होता है। और देखिए कि बाद में मैंने देखा कि इसका उन्होंने कॉपीराइट फ्री रखा है, इसको इस किताब में लिखा है उन्होंने कि जिसे भी इस्तेमाल करना है। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने जो किया ये कोई साधारण जेस्चर नहीं था। ये इसमें वो सचमुच विश्वास करते थे। मुझे लगता है कि जब वो लिख रहे होंगे ये किताब को तो दरअसल उनके कानों में वो सारे स्वर थे, चाहे वो लक्ष्मण सिंह जी का हो, चाहे वो छतर सिंह जी का हो, चाहे वो तमाम वे लोग जिनसे उन्होंने देश भर में ये जो ज्ञान के पन्ने बिखरे हुए थे, उन्होंने बार बार अपनी किताबों में, हर किताब में इस बात को लिखा है। अपने साक्षात्कार में मुझे याद आता है कि योगिता जी से ने उनका बहुत ही सुंदर साक्षात्कार लिया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जब हम इन लोगों के, इस समाज के पास जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस समाज के पास नक्शा है, जीवन का नक्शा है। वो किन्हीं कारणों से वो 100-200 साल की जो गुलामी रही और तमाम तरह की वो व्यवस्थाएं टूटी, उसके कारण उस पर एक धूल आ गई है। उन्होंने बार बार लिखा है कि जब भी हम उनके पास जाते हैं तो हमारे मन में, हमें ये पता होना चाहिए कि ये भाव कहीं हमारे मन में ना आ जाए कि हमें कुछ देने जा रहे हैं या उनका उद्धार करने जा रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक हल्की सी झाड़ फूंक करने का ही हमें भाव होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि इसके जैसे कि ये पन्ने ना, इसके अदृश्य पन्ने पूरे देश में बिखरे हुए थे और इन पन्नों को उन्होंने ना सब जगह से उठा के पानी से जुड़े ज्ञान की
इतने पन्ने थे, उन्हें उन्हें उठा उठा कर उसकी धूल पोंछ कर और उन्हें सी कर और उसे सिल दिया है, उसे जिल्द लगा दी है। और जैसा कि हमारा जो एक भजन है जो कि बहुत ही पूरा देश गाता है, उसमें एक लाइन आती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये वो लगभग उस भाव से कि ये आपकी ही किताब है और ये इसे आप ही को लौटा। मैं छतर सिंह जी से बात कर रही थी और छतर सिंह जी ने जब इस श्रृंखला में बोला तो उन्होंने बहुत अद्भुत बात कही कि जब उनसे हम प्रश्न करते थे, कुछ हमारी कोई परेशानी आती थी और हम उनसे पूछते थे, तो मज़े की बात ये होती थी कि वो हमसे ही उत्तर निकलवाते थे। उत्तर भी हम ही देते थे, हम प्रश्न पूछते थे, उत्तर भी हम ही देते थे, लेकिन ये जो उत्तर हमसे निकलवाना है, ये अनुपम जी की खास बात थी, ऐसा छतर सिंह जी ने कहा। लगभग इसी तरह की बात एक बार लक्ष्मण सिंह जी ने भी कही थी अनुपम जी पर, जब वो बोल रहे थे। उन्होंने भी बताया था कि वो हमको हमसे बेहतर पहचानते हैं, वो हमारी हमसे पहचान करवाते हैं। तो ये बहुत खास बात है और मुझे लगता है कि इसी तरह से जब मैं सोच रही थी, हर किसी ने, शायद जितने भी लोग यहाँ पर बोले अनुपम जी ने, उन्होंने ज़रूर, और जिसने भी उनकी किताब पढ़ी है, जो भी उनसे मिला है, उनकी भाषा पर ज़रूर उसका ध्यान गया है। और लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये भाषा जो हमें इतनी पसंद आ रही है, वो भाषा हमें क्या रोक रहा है उस भाषा में लिखने से? हम उस भाषा में क्यों नहीं लिख रहे हैं? और जब मैंने खुद से ये सवाल किया, अपने आगे ये सवाल रखा, तो मेरे मन में आया कि अनुपम जी को ये बहुत साफ है कि उनकी किताब का पाठक कौन है, मतलब उनके मन में वो किसके लिए ये किताब लिख रहे हैं। इसको लेकर बिल्कुल दुविधा नहीं है। यानी होने को हम सब ने पढ़ी ये किताब उन चंद किताबों में से है जो शायद सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है। लाखों में प्रतियां, इस कार्यक्रम के दौरान बहुत बार बताया गया, लाखों में इस पुस्तक को लोगों ने खरीदा है, हर भाषा में उसे अनुदित किया है, खुद होकर अनुदित किया है। तो वो इसलिए क्योंकि अनुपम जी को ये साफ था कि ये मेरी नहीं, ये वो समाज का ज्ञान है, ये वो समाज का संचित वर्षों वर्षों में संचित ज्ञान है और ये उसी को लौटाना है। ये इसलिए उस भाषा में वो कहीं ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो ज़रा बुद्धिमान दिख जाए, कि ज़रा लोग उनकी बुद्धि का लोहा मान लें, या वो कुछ उसकी आधुनिकता के किन्हीं पहलुओं से उसे जोड़ दें, या इस तरह का उन्हें कहीं कोई लालच नहीं आता है, कोई दुचित्तापन नहीं है। और शायद सोपान जी ने अपने अनुपम जी पर जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वो कहा करते थे, अनुपम जी कहते थे कि जब ईश्वर से कोई इच्छा करो तो बड़ा सोच के करो, क्योंकि कभी कभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि सोपान जी ने कहा था कि उन्होंने हमेशा इस चीज़ की इच्छा की कि उनके पास अच्छे लोगों का साथ होता हो। तो ये जो अच्छे लोगों का साथ होता हो, ये जो बात है, उससे वो कभी भी उन्हें उसको लेके कोई दुविधा नहीं आई, उसमें मन में शंका नहीं आई। और इसलिए शायद ये किताबें इतनी पढ़ी जा रही हैं और वो इतनी ऐसी नज़र देती हैं। मैंने जब ये किताबें पढ़ी हैं और वो जो व्याख्यान देखा था, तब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे जीवन में आगे क्या लिखा है। कुछ संयोग ऐसे बने कि उसके बाद मैंने मानव संग्रहालय नाम का एक एंथ्रोपोलॉजी का एक संग्रहालय है भोपाल में, जहाँ से मैं जुड़ी। और वो संग्रहालय दरअसल हम मनुष्य की कहानी कहने के लिए बनाया गया है, और मनुष्य की कहानी की शुरुआत कैसे हुई उसे जानने के लिए जो हमारे जनजातीय समाज हैं, जो लोक समाज हैं,
को ध्यान से समझकर ही हम शायद जान सकते हैं कि हमारी शुरुआत क्या थी। तो ये उसका काम था। और जब मैं मानव संग्रहालय से जुड़ी तो कुछ संयोग ऐसा हुआ कि 92 में मुझे सबसे पहले जहाँ दौरे पर जाना था, जहाँ जिस इलाके में काम करने के लिए जाना था, वो राजस्थान का इलाका था। तब मैं आपको बताऊं, एक बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो वो कुछ व्यक्तिगत सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सबकी भी है। मैं तब जब तक स्कूल और कॉलेज में थे, तब तक मित्र कुछ इस तरह के थे कि जिनसे सब कुछ का साझा होता था। लेकिन बाद में मुझे अचानक से एक डर ने मुझे अचानक से घेर लिया था। एक मन में एक अजीब सा खटका रहता था कि जिस दिन माता पिता नहीं होंगे उस दिन क्या होगा। उस दिन मेरी बहन का घर ही नहीं होगा। हम अकेले हो जाएंगे कि इस भोपाल शहर में जहाँ मैंने अपने जीवन के इतने साल बिताए, वहाँ पे मुझे अचानक से ऐसा लगता था कि जैसे कि अपने घर के बाहर कोई और घर नहीं है। और इस डर के साथ मैं एक तरह से रह रही थी। अब मैं जब राजस्थान के में अपना कुम्हारों के बीच में उनके मिट्टी के काम को समझने के लिए जब मुझे मानव संग्रहालय से भेजा गया, तो हम लोग सबसे पहले जोधपुर में कोमल कोठारी जी से मिले थे। और कोमल कोठारी जी एक ऐसा नाम है जो अनुपम जी की ही तरह, जिनसे मुझे इस देश का ये जो जिसे हम लोक समुदाय कहते हैं, जन समुदाय कहते हैं, उसे समझने की, उसे जानने की दृष्टि मिली। जब उनसे कोमल कोठारी जी से मिलने गए, तो कोमल कोठारी जी को जब मैंने कहा कि मैं कुम्हारों से मिलना चाहती हूँ, तो मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कहाँ कहाँ क्या, हर गांव जाना चाहिए। आपको जितने गांव के नाम पता है वहाँ तो जाएं, लेकिन हर गांव जाएं। जो पता नहीं है, जो रास्ते में पड़ेंगे, वो हर गांव जाइए, क्योंकि कुम्हार तो सब जगह हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये पता करिएगा कि मसलन की बालोदरा की हांडी के बारे में कहा जाता है। उन्होंने बताया कि उसकी वहाँ की मिट्टी की बनी हुई हांडी में खिचड़ी जब पकती है, राब जब पकती है, तो उसमें ऐसा स्वाद, बिना घी डाले घी का स्वाद आता है। फिर उन्होंने किसी शायद आसोधरा के बारे में बताया था, और छतर सिंह जी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि रामगढ़ के लिए भी ये कहते हैं कि इनके मटके रोते हैं, इतना पानी झरता है उनसे कि इनके मटके रोने वाले मटके कहलाते हैं। लेकिन गर्मी के दिन में धुर रेगिस्तान में इनका पानी इतना ठंडा रहता है। तो कोमल कोठारी जी ने मुझे कहा था कि ये सारी चीज़ें पूछिएगा कि ये इस मिट्टी में क्या बात है। उन्होंने कहा हो सकता है कि इसका जवाब मिले ना मिले, लेकिन ये पूछना है। फिर वो जो मटका रखते हैं, वो घास की जो घेरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, वो किस घास से बनती है। उन्होंने बताया था कि शियाणी नाम की घास से बनती है। उन्होंने कहा वो घास कब कटती है, उसे कब काटते हैं बनाने के लिए, और कब नहीं काटी जाती है, ये पूछिएगा। तो मैं वहाँ से फिर से एक नज़र लेकर उन गाँव में गई थी। और मैं उन गाँव में, बहुत सारे गाँव में गई, और मुझे बिल्कुल समझ में आया। एक चौधरियों की धाड़ी में, मुझे याद है, वो 4-6 घरों का गाँव था, बिल्कुल रेगिस्तान में। और समय सिंह जी जो है, वो मेरे साथ जो ऑफिसर गए थे, उनसे कुछ नाखुश हो गए थे, और वो कुछ भी बताना नहीं चाह रहे थे और कुछ देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें चाय पिलाई, और मैंने उनसे कहा कि अरे चाय में जायफल कितनी अच्छी लग रही है।
तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि नहीं फिर तो आप हमको जानते हैं, तो फिर तुम हमको आपको बताना पड़ेगा, आप जो पूछोगे आप रुकिए, आप जो पूछेंगे हम बताएंगे। तो अब ये मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि ये अचानक से कोई परीक्षा भी हो गई जिसमें मैं पास भी हो गई। तो वो हम कब उसका हिस्सा हो जाएंगे, उस समाज का कैसे हो जाएंगे। मुझे ख्याल है कि बहुत कुम्हारों के गांव में गई, बहुत सारे जगहों पे जहां हम गए, अगर कोमल कोठारी जी का नाम, और कई गांव में मेरे एक मित्र थे जैसलमेर में जेठू सिंह जी, उनके साथ हम कई गांव में गए जहां लोग अनुपम जी को इस तरह से जानते थे। और जहां अनुपम जी का नाम लिया, जहां कोमल कोठारी जी का नाम लिया, वहीं पूरे गांव में एक हुल्ल हो जाती थी कि अरे उनके लोग आए हैं, और खाना खिलाओ, अरे इनको खाना खिलाओ, और लड़की आई है। और बात बात में जहाँ जिस एक जगह पे हम लोग बात कर रहे थे, स्त्रियां भी थीं, पुरुष भी थे, और आवा लगाने पे बात हो रही थी। बर्तन जहाँ पकाए जाते हैं उसको आवा कहते हैं, तो वहाँ पे नियाई कहते हैं, नियाणी या फिर नियाई। और मैंने अनुपम जी से और कोमलदा से ये सीख ही लिया था कि प्रश्न पूछते रहना है। तो मैंने उनसे कहा कि नियाई का क्या मतलब। उन्होंने कहा कि भाई आवा वो जहाँ पे बर्तन पकाते हैं। मैंने कहा नहीं, नियाई का क्या मतलब होता है। तो अचानक से फिर भी मैं पूछती रही, तो एक स्त्री ने कहा कि हम अपनी लड़की को भी नियाई कहते हैं। तो मैंने कहा कि क्या मतलब, भट्टी जिसमें बर्तन पकते हैं और लड़की को नियाई, ये इन दोनों में क्या क्या समानता है। तो उन्होंने कहा देखिए कि लड़की को इतने प्यार से बड़ा करते हैं इतना, और वो ब्याह के दूसरे घर जाती है, और यदि उसका सब अच्छा रहा, वो घर संसार जहाँ वो गई है वहाँ अच्छा रहेगा, तब तो हमारा नाम चलेगा और सुख बढ़ेगा। इसी तरह से जैसे कि हम जब नियाई लगाते हैं, बर्तन पकाते हैं, अगर नियाई अच्छी उतरी, यानी कि तापमान जो था वो बढ़िया फैला उसमें, तो बर्तन बहुत अच्छे पकेंगे, और वो जो 1 महीने से हम मेहनत कर रहे थे वो बर्तन अच्छे पकेंगे और उससे घर चलेगा। लेकिन यदि किसी कारण से बर्तन फूट गए, या हवा सही नहीं फैली, आग सही नहीं फैली, तो मुसीबत में आ सकता है परिवार। और ये कहते कहते ये बात जब हो रही थी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जाने क्या हुआ कि वे स्त्रियां रो रही थी उस कमरे में, वे पुरुष रो रहे थे, हम रो रहे थे, और मुझे एकदम से समझ में आया कि ये जो निहाई है, ये जो नियाई है, ये इनके लिए सिर्फ एक बर्तन पकाने का एक सिर्फ उपाय नहीं है, ये इससे गहरी बात है। अनुपम जी जब तालाबों की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो सरकारी योजनाएं जो बनती हैं, जिसमें वाटरशेड मैनेजमेंट जैसी बात होती है, बंजर भूमि का मैनेजमेंट और वाटरशेड मैनेजमेंट, और ये लोगों के लिए उनके जो तालाब हैं ये वाटरशेड मैनेजमेंट नहीं है, ये नियाणी या फिर ये तालाब जो हैं, अनुपम जी लिखते हैं कि उनसे उनका ममत्व का रिश्ता है। ये उनके लिए रतन तलाई है, वो रतन तलाई जिसके वे गीत गाते हैं। पूरा समाज जिस रतन तलाई के गीत गाता है, जिसे फिर कुमार गंधर्व गाते हैं, जिसे फिर अनुपम मिश्र गाते हैं, ये वो तलाई है। मुझे लगता है कि अनुपम जी की किताबें जब पढ़ते हैं, हम जब पढ़ते हैं, तो दो चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि उनके भीतर एक किस्म का गुस्सा है। वैसे गुस्सा शब्द उनके साथ में बिल्कुल जाता नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हूँ, उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, पर गुस्सा आता तो है, ऐसा मुझे लगता है।
उनमें दो चीज़ें हैं। उनमें से पहली चीज़ है भाषा। उसको लेकर उनके पूरे लेखन में आप देखेंगे, उनका एक छोटा सा लेख है भाषा और पर्यावरण। अब ये 2 पन्ने का लेख है, लेकिन वो लिखते हैं कि भाषा जो है ना, वो सिर्फ जुबान नहीं है, ये कोई जीव नहीं है, ये मन भी है, ये पूरे समाज का मन, ये मन भी है, माथा भी है। और ये किसी एक का मन और माथा नहीं है, ये पूरे समाज का माथा है। और ये पूरे समाज का माथा भी एक दिन का नहीं है, एक समय का नहीं है, इस समय जिस समय हम जी रहे हैं उसका नहीं है, ये सदियों का माथा है। इसमें सदियों के संस्कार हैं। और ये संस्कार, वो कहते हैं कि वहाँ के हवा, पानी, मिट्टी में पल्लवित हुए हैं। तो वो बेहद बेहद गुस्सा, वो कहते हैं कि अब जो है वो पिछले कुछ 100 वर्षों में कुछ लोगों का माथा ऐसा बदला है। और विकास शब्द से तो वो इतने इतने दुखी हैं, क्योंकि वो बार बार लिखते हैं, ये अपने उनके पूरे लेखन में ये बार बार मिलेगा कि उसने उस समाज की इकाई दहाई जो मिलके सैकड़ा हजार बनाती थी, उसे शून्य बना के रख छोड़ा है उस समाज को। वो कहते हैं कि ये जो बेकार के कूड़ा कहते हैं, वो कचरा शब्दों का और कचरा योजनाओं का जो अंबार लगा है, उनको वो कहते हैं कि वो समाज के किसी काम में उसका पुनर्चक्रीकरण भी नहीं हो सकता, वो कहते हैं। और उसका उदाहरण में वो बहुत अद्भुत उदाहरण देते हैं। एक तो सामाजिक वानिकी का और दूसरा वाटरशेड मैनेजमेंट का। सामाजिक वानिकी जिसके लिए पूरे देश में जिसकी परंपरा रही है, उन्होंने बहुत सीधा सीधा प्रश्न करते हैं कि क्या जो पेड़ लगाना है वो क्या कभी गैर सामाजिक भी हो सकता है कि हम सामाजिक वानिकी कह रहे हैं? उसके पहले जो वन लगाए जाते थे वो क्या सामाजिक काम नहीं था? और वो कह रहे हैं कि अगर हम में जरा भी इच्छा होगी जानने की, तो राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि जो समाज मिलकर जिस वन को लगाता और बचाता है, जिसमें से एक पत्ती नहीं तोड़ी जाती, जिसपे से एक डगाल नहीं तोड़ी जाती, जब तक कि अकाल का समय ना हो, तो उसके लिए ओरण शब्द दुनिया में जानते हैं। कहीं भी आप मणिपुर में जाएंगे तो उसके लिए उमंगलाई शब्द है, मध्य प्रदेश में, बिहार में जाएंगे तो सरना शब्द है। हर ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पे हमारे पास ऐसे पुनीतवन नहीं है इस तरह। और वो बहुत बिल्कुल सही कहते हैं कि सामाजिक वानिकी या फिर ये जो जलागम क्षेत्र और इस तरीके के जो शब्द हैं, वो कहते हैं ये हिंदी के शब्द, मैं इन्हें हिंदी नहीं मानता। वे कहते हैं इसको देवनागरी में लिखने से क्या हो जाता है, इसका हमसे, इसका समाज से कोई नाता नहीं है, इसलिए ये हिंदी नहीं है। वो इतने साफ साफ शब्दों में ये बात कहते हैं। और दूसरा जो जिस शब्द जिससे उन्हें तकलीफ है, मुझे लगता है वो उसको उन्होंने उसका भी आभास मिलता है कि उससे उन्हें परेशानी है, वो है इतिहास पर जो हमारा पिछले समय में बहुत आग्रह बन गया है, इतिहास बोध पर। वो बार बार ये जो तालाब वाली किताब है, वो शुरू ही एक कहानी से होती है जिसमें कूड़न किसान और उसके भाई हैं, और उसकी बेटी को, कूड़न की बेटी को एक हसिया मिलता है, पत्थर मिलता है, और अचानक से उसे पता चलता है कि वो पत्थर पे उसका हसिया छूता है तो वो सोने का हो जाता है। तो उसे पता चलता है कि ये तो पारस है। अब कूड़न जो है वो और वो चारों भाई जो हैं वो पत्थर को लेकर राजा के पास पहुंचते हैं, लेकिन अनुपम जी कहते हैं कि वो कूड़न जो है वो राजा के पास ले गया, लेकिन इसके बाद जो होता है वो समाज को पारस छुआने की बात है, क्योंकि राजा ने वो पत्थर नहीं रखा, वो हसिया भी नहीं रखा, सोने का हसिया भी नहीं रखा, और उससे उन भाइयों को लौटाते हुए कहा कि अच्छे अच्छे काम करते जाना, इसकी मदद से अच्छे अच्छे काम करते जाना। और उसके बाद में वो लिखते हैं, वो एक वाक्य लिखते हैं जो कि फिर बहुत जगह रिपीट होता है, बार बार आता है। वो लिखते हैं, इतिहास ने
सरमन, बुढ़ान, कोराई और कूड़न को याद नहीं रखा, लेकिन इन लोगों ने तालाब बनाए और इतिहास को उनके किनारे पर रख दिया। ये इतिहास को समाज ने किनारे पर रख दिया, ये बात उनके यहाँ बहुत बार रिपीट होती है। बिहार की बाढ़ पर जब वो लिख रहे हैं तब भी बात आती है। वहाँ पे भी बहुत सुंदर कथाएं आती हैं, विद्यापति की कथा आती है। मुझे भी एक याद आ रहा है कि गोवा से लगा हुआ जो कोंकण का इलाका है, वहाँ पे चित्रकथी नाम की एक चित्रशैली चलती है। वहाँ के कलाकारों के साथ एक बार मैं काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई। उस कथा में कुछ ऐसा था कि एक भाई जो है वो जब वो पैदा ही हुआ था तभी उसकी बहन की शादी हो गई थी और वो किसी दूर के गांव में ब्याह के चली गई थी। इस बीच में कुछ ऐसा दुर्योग हुआ कि उस बच्चे के माता पिता दोनों का देहांत हो गया और वो अकेला रह गया। और उसका एक चरवाहा मित्र था, और जब वो बड़ा हो गया, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसके मन में आया कि मेरी बहन से मैं मिलूं किसी उपाय से। तो उसने कहा कि मैं तो अब घर से, अब मैं, यानी कि पूरा समाज ही उसे, पूरा गांव जैसे पालता था, वो इस तरह से बच्चा बड़ा हुआ था, शायद चरवाहे के यहाँ पे बड़ा हुआ। तो उसने कहा कि मैं अपनी बहन को खोजने जानना चाहता हूँ। तो चरवाहे ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों चल पड़े, और कहानी में तो बहुत सारे विस्तार हैं, लेकिन वो एक रात वो किसी जगह पे रुके और उन्होंने पनाह मांगी रात के लिए, रुकने के लिए। और उस घर की स्त्री से कहा कि ये हमारे पास चावल है, इसको थोड़ा सा हमारे लिए पका दो। तो जब जब वो महिला पका रही थी चावल, तो वो पकाते पकाते अचानक रोने लगी। और उसने कहा, उसके मुंह से अचानक निकला कि ये जो चावल पक रहा है, ये जो भात पक रहा है, इसमें से मेरे गांव के तालाब के पानी की खुशबू आ रही है। और एक तालाब की पानी की खुशबू से भाई और बहन मिल सकते हैं, ये इस कहानी में आता है। कहानी में तो फिर बड़ा बुरा होता है। वो जो स्त्री थी, उसका पति शंका करता है और इसको मार डालता है, इसका गला काट देता है वो, इस भाई का। और वो जो बेचारा जो चरवाहा मित्र है, वो उसका सिर उठा के भागते हुए अपने गांव की तरफ लौटता है। और वो कथा भी अपने में बहुत रोचक है, लेकिन मतलब उसमें क्या होता है, लेकिन जो मुख्य बात है, जो अनुपम जी कह रहे हैं कि जेतीर की ये कथा कहलाती है। और इतिहास में, कोंकण के इतिहास में, उस इलाके के इतिहास में जेतीर का कहीं ना कोई नाम नहीं आएगा, लेकिन समाज को जेतीर याद है, उसकी बहन याद है, वो चरवाहा याद है। और उसने जगह जगह पे, जहाँ पे उस चरवाहे का भागते भागते कंबल गिर गया, वहाँ पे भी एक स्थान, कांबड़े चे वीर करके, वहाँ पे भी एक स्थान बनाया। तो ये जो दृष्टि है, ये जो, इसको मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उस जगह से, राजस्थान की यात्रा करके जब मैं लौटी, तो मुझे बहुत सारी जो बहुत सारी बातें पता चली थी, वो एक तरफ है, जिसको कि मैंने अपने संग्रहालय में आके लिखा। लेकिन जो मैंने नहीं लिखा और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने पाई थी, वो ये था कि मेरा ये डर ही खत्म हो गया। मुझे अचानक से कुछ दिनों के भीतर मेरे पास इतने सारे घर थे। मैं जिस घर में 4 घंटे रही, जिस गांव में 4 घंटे रही, वहाँ से मैं आपको बताऊँ, रोते हुए विदा हुए हम लोग। वहाँ पे उस घर में अचानक से हुआ कि बेटी आई है और मांगणियारों को बुलाओ और गीत गवाओ, और मेरा नाम जुड़ गया। और मेरी एक मित्र जया मेरे साथ में गई थी, तो जया का नाम जुड़ गया। और यानी कि कितनी
हमारे कान के, गले के, बल्कि ये एक माला अभी भी मेरे पास है। ये इसमें लौंग लगे हुए हैं और उन्होंने ये माला मुझे पहनाई थी लौंग की, कि ये लौंग को अपनी आँख से छुआ लेते हैं तो इससे गर्मी नहीं लगती, इससे आँच कम हो जाती है। मैं भी इसे अभी भी गर्मी में पहनती हूँ। और तो पूरी माला और चूड़ी और सारे दुपट्टा सब हम लोगों का आपस में अदला बदली हो गई, और यहाँ तक कि नाम बदलने तक की बात आ गई थी। और अचानक से मेरे पास इतने सारे घर थे, और वो जो भय था ना, जो जिसकी मैं बात कर रही थी, पूरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी नहीं, बहुत लंबा समय भोपाल रहने के में पर भी जो घर नहीं होने की जो मन में व्याप्ति थी, वो अचानक से दूर हो गई थी। अचानक से समझ में आया कि इतने घर हैं जहाँ मैं जब जाऊँ लोगों को खुशी होगी। तो मैं इसके बाद जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं असल में क्या होता है कि कभी कभी आपका संकोच भी आपके बहुत आड़े आता है। मैं अनुपम जी से और कोमल कोठारी जी से मुझे जितना मिलना चाहिए था, मैं संकोचवश नहीं मिली। मतलब हमारे घर में उनका आना जाना था, पर सोपान जी कह रहे थे कि हमारी माँ से, हमारे पिताजी से उनका बहुत संबंध था अनुपम जी का। तो मैं बैठती ज़रूर थी, लेकिन मेरी खुद होकर उनसे कभी मैंने उस तरह से उनसे बात नहीं की। और जब मैं खुद उनसे मिलने गई तब मैंने कुछ बहुत विलंब से मैं गई। जब मैं दिल्ली में उनके घर गई तब वे बीमार चल रहे थे, और जब मैं पहुंची तो वो फ़ोन पर बात कर रहे थे, और जिस बात से ऐसा था कि वो कह रहे थे कि हाँ, अब वो कितना समय है, हफ्ता भर है हमारे पास, कि 1 महीना है। वही मैं सोच रहा था कि वो ठीक ठीक पता चल जाए तो अपने। और हूबहू ये शब्द मैंने कोमल जी से सुने थे। कोमल जी के पास जब मैं पहली बार गई थी तब तो 1 ही घंटा रहे थे, लेकिन एक बार और मैं एक इलाके राजस्थान के ही एक पाबू जी का फड़ गाने गाते हैं, पोवाड़े गाते हैं, उन पर जब काम करने के लिए गई थी तब भी उनसे मिली थी। मैं और मेरी बहन गए थे, और हम उनसे जब मिलने गए थे तो मैंने उन्हें कोई परिचय किसी तरह का कोई नहीं दिया था, कोई नाम। मेरे कुछ पहचान के लोग थे जो उनके बहुत करीबी थे, पर नाम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं लगी। मैं जाके ऐसे ही अनजान व्यक्ति की तरह मैं और मेरी बहन मिले थे, और 1 घंटे की हम बात कर रहे थे। उतने में उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ रुके हैं? तो मैंने कहा कि किसी होटल में। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो एक काम करिए, आप लोग सामान यहाँ ले आइए घर पे, तो अपन बात कर पाएंगे। और तो हम सामान ले आए थे, और फिर हम 5-7 दिन उन्हीं के साथ रहे थे। लेकिन जब हम उनके घर पहुँचे थे तो वो फ़ोन पर बात कर रहे थे, और फ़ोन पर हूबहू यही बात कर रहे थे जो अनुपम जी से मैंने सुनी। वो भी कह रहे थे कि हाँ, बस ये पता चल जाए कि काम कितना जो है वो कितना फैलाएं कि नहीं फैलाएं, कि और अचानक से सुनते हुए ही समझ में आया कि बात कैंसर की हो रही है, बात की मृत्यु बिल्कुल आसपास है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इतनी डरपोक और इतनी भीरू, जिसे कहते हैं ना, मुझे मृत्यु के नाम का भी बहुत बहुत भय था। लेकिन जो कम हुआ, इस धीरे धीरे कम हुआ। लेकिन जब इनको मैंने देखा, इन दोनों को मैंने देखा, तो जब ये बोल रहे थे ना, तो उसमें कहीं मृत्यु का ये का कोई त्रास नहीं था। अनुपम जी के साथ और अनुपम जी और मंजू जी के साथ वो जो पूरी दोपहर मैंने बिताई थी, वो जैसे कि वो एक लंबा, एक बहुत एक सुकून का एक लंबा समय है। वो एक दोपहर नहीं है,
उस पर किसी तरह की काल की कोई छाया नहीं थी। और मैं समझती हूँ कि अनुपम जी ने जो भाषा की बात कही उसी के संदर्भ में मैं समझती हूँ यहाँ मुझे ना ये जो मुझे लगता है कि बहुत से शब्द हैं जैसे कि विकास और सामाजिक वानिकी उन्होंने बताया, उसी तरह से मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ शब्दों को अपने लिए नए सिरे से परिभाषित करते हों, जैसे कि परंपरा या लोक। मेरे ख्याल में लोक को हम ये जो सब अनुवाद वाला मामला बन गया ना, जिसमें हम वो फोक से हम उसे जोड़ते हैं, या जब हम परंपरा कहते हैं तो उसको ट्रेडिशन से जोड़ते हैं, या फिर जब हम आधुनिकता कहते हैं तो उसे मॉडर्निटी से के संदर्भ मतलब जो मिला हुआ जो अर्थ है उसी से हम जोड़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें परंपरा का, लोक का, इन सारे शब्दों को हमें अपने लिए नए सिरे से परिभाषित करना होगा। मुझे लगता है कि परंपरा का जो तीसरा नाम मैं शायद यहाँ लेना चाहती हूँ, और जिसने ये लोक की समझ को, उसकी व्याप्ति को मेरे लिए अद्भुत तरह से खोला, वो तीसरा नाम है विद्यानिवास मिश्र का। उन्होंने बताया कि लोक जो है वो दृष्टि है, वो सकल दृष्टि है जो पूरी परंपरा को देखती है, जो और परंपरा को देखती है। देखना यहाँ समझना है, और यही लोक है, वो दृष्टि वही लोक है। और क्यों देखती है? क्योंकि परंपरा में ही सारे सृजन होते हैं। परंपरा का भी जब वो अर्थ बताते हैं तो बहुत सुंदर बताते हैं कि पर का मतलब होता है जो आगे है, जो श्रेष्ठ है, और परा यानी धारा, यानी वो धारा जो श्रेष्ठ के भी को भी पार कर जाना चाहती है। तो उसमें पहले से ही वो अतीतोन्मुखी नहीं होके, वो अतीत की तरफ नहीं देख रही है। जब हम परंपरा को इस्तेमाल करते हैं तो दुर्भाग्य से हम रूढ़ी की तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको, जबकि ये उसकी बिल्कुल विपरीत बात है शायद। क्योंकि परंपरा का अर्थ ही ये है कि जो नित नया करती हो, बल्कि तो ये जो परंपरा है, मुझे लगता है कि एक जो समाज, कोई भी समाज होता है, उसकी जो समझ बनती है वो बहुत हद तक उसकी जो देश और काल की जो दृष्टि है, वो देश और काल को किस तरह से समझता है, उससे ये तय होता है कि उसकी दृष्टि क्या होगी। अब जब हम देश और काल कहते हैं तो ये ज़रा बड़ी भारी भरकम बात लगती है हमारे। वो हम जानते हैं कि जो पश्चिम की जो दृष्टि है वो ऐतिहासिक दृष्टि है। वो मानती है कि वो लगातार इतिहास से ग्रस्त है, और इतिहास को ही सब कुछ मानती है, और इतिहास की समझ से ही, इतिहास से ही वो अपने भविष्य को देखती है, उसको प्रिडिक्ट करती है एक तरह से। यानी कि वो एक रेखीय है, जिस विकास पे हम भी दुर्भाग्य से अभी चल रहे हैं। लेकिन जो भारतीय दृष्टि है उसमें गजब की बात यह है कि उसमें एक तरफ तो काल को इतना, यानी कि जो काल शब्द के अद्भुत जो तमाम अर्थ हैं, उन सबको बहुत पढ़ने में बहुत आनंद आएगा आप जब जानेंगे। इनके अनुपम जी के यहाँ भी ये बहुत तरह से आया है, और मैं बताती हूँ आपको कि एक तरफ तो एक दिन को 21,600 सांसों में भी बांटा गया है, कि एक दिन जो है उसे 21,600 सांसों में बांटा जा सकता है। जब हम लेकिन दूसरी तरफ जो ध्येय है, जो मन में जो इच्छा है, वो तो एक अनंत काल में, एक अखंड काल में, एक में ही अवस्थित होने की है, जो एक शाश्वत समय को ही दरअसल हम साध्य मानते हैं, उसी की साधना है पूरी।
तो अब ये जब मैं ऐसे जब कह रही हूँ तो ये बातें कठिन लगती हैं, लेकिन मैं जब कह रही थी कि जब अनुपम जी से उस समय मैं मिली या कोमल कोठारी जी से मिली, तो उस पर इस काल की कोई छाया नहीं थी, उन पर इसका कोई आतंक नहीं था कि जीवन समाप्त हो रहा है, कि हमने क्या कर लिया और क्या नहीं कर लिया, इसको लेकर कोई उनके ऊपर कोई नहीं था। छतर सिंह जी मुझे बता रहे थे कि अनुपम जी कहते थे कि कि अरे हमने सब कुछ थोड़ी कर देना है, समाज हमसे पहले भी लोग आते रहे, उन्होंने किया, और हमारे बाद लोग आएंगे वो किए करेंगे, सब कुछ हमें नहीं कर देना है, ये हड़बड़ी हमने नहीं रखनी है। इस राजस्थान वाली यात्रा में ही एक कुम्हार से मैं मिली थी, पोखरण के, उनका नाम था लूणा राम जी, और लूणा राम जी ने मुझे एक वाकया बताया था जिसको आपसे साझा करने का मैं मन कर रहा है मेरा। उन्होंने बताया था कि वो अपने दादा के पास बड़े हुए, उन्हीं से, तो दादाजी एक दिन जो है वो सुबह सुबह मटके टीपना कहते हैं, जब चाक पर बनाते हैं और फिर जब उसको पीट पीट कर बड़ा करते हैं तो उसको टीपना कहते हैं, तो वो मटका टीप रहे थे। इतने में किसी दूसरे गांव का तेली आया जो तेल पेर के निकालते हैं, तो वो मिलने आया, कई समय बाद आया था, उसने कुशल क्षेम पूछी इनसे, इनके दादाजी से, तो उन्होंने बताया, कुशल क्षेम पूछी तो उन्होंने बताया कि बस अब अपना काम यहाँ पर जो था, धरती पर जो अपना काम था वो पूरा हो गया, ये 9 मटके, ये 9वां मटका टीप रहा हूँ, ये कर लूँगा तो पूरा काम पूरा हो जाएगा, और फिर राम राम, सबको राम राम। तो उसने, तेली ने जाहिर है कि हंसा वो कि अब आप काम कर रहे हो और बोल रहे हो कि कहाँ आपकी उठने की बेला आ गई, ऐसी हंसी मजाक करके वो चला गया। यहाँ इन्होंने अपने 9 मटके गढ़े, अपने सारे जो औजार थे वो धोए, अपने हाथ धोए, बहू से पानी मांगा और पीकर अपने बिस्तर पर लेटे और प्राण त्याग दिए। अब ये जो तेली था ये गांव के चौराहे पर ही बैठा था, अभी वो किन्हीं दूसरे लोगों से बात कर रहा था, इतने में खबर आई कि वो दादाजी नहीं रहे। तो उसने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, वो अभी मुझे कह रहे थे कि ये 9वां मटका टीप रहा हूं मैं। तो लूणा राम जी बता रहे थे कि उस तेली ने ही ये बात बताई, नहीं तो पता ही नहीं चलती, उन्होंने किसी को घर में भी किसी से जिक्र नहीं किया था, वो तो उसने पूछा इसलिए उसने बताया। तो ये जो सुकून है, ये जो काल के सम्मुख शाश्वत की उपस्थिति का ऐसा भान है, ये ऐसी चीज है कि काल की कोई अवधारणा यूं मैं आपको बताऊं ना तो नहीं समझ में आती, पर जब अनुपम जी को मिलो, जब उन्हें मैंने देखा उनके अंतिम क्षण पे, अंतिम समय पे, जब मंजू जी को देखा मैंने, उस दिन उस पूरे घर पे कहीं कोई विषाद की कोई छाया नहीं थी, कोई कहीं कोई अंधेरा नहीं था, कोई छाया नहीं थी। तो मैं आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और तो एक हद तक मृत्यु का मुझ पर अब वैसा आतंक नहीं है जैसा कि हुआ करता था। मैं सचमुच बहुत डरती थी और ना मुझे अब उस तरह से अकेले होने का भय है, लेकिन आज भी मेरे मन में एक चिंता है, आज भी मेरे मन में एक बात रह रह के उठती है। मैं मिट्टी में काम करने वाली एक कलाकार हूँ, मिट्टी में शिल्प बनाती हूँ या कभी कुछ थोड़ा बहुत लिखती पढ़ती भी हूँ। मुझे मेरे मन में ये आता है, बहुत भारी आता है कि ये जो विकास है, ये जो आधुनिकता है, ये मैं चाहूँ ना चाहूँ
आधुनिकता की जड़ें क्या थी, वो कहाँ से आई, उसने हमारा क्या किया, इस पर तो संभवतः बहुत लोग हैं। सोपान जी इस पर बताएंगे तो वो एक अद्भुत दृष्टि होगी। लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि मैं तो फंस गई। मतलब मेरे चाहे अनचाहे, मैं चाहूं ना चाहूं, ये ये मुझ पर लगभग लदा हुआ है। तो मैं समझती हूँ अनुपम जी की बात से कि मुझे अपनी आधुनिकता को नए सिरे से अपने लिए परिभाषित करना होगा। और मैं जब सोचती हूँ परंपरा को लेकर या आधुनिकता को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आधुनिकता जो है अपने में उसकी बहुत जकड़न है, उसकी इतनी भयानक रूढ़ियां हैं कि उसे कैसे तोड़ा जाए। जो मैं आधुनिकता से समझने की कोशिश करती हूँ वो ये कि मेरे आधुनिक होना, या आधुनिक को हम जब मोटे तौर पे समझते हैं तो कि अपनी पहचान करना, अपनी सही पहचान करना, अपनी स्थिति को सही देख पाना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ अवस्थित हूँ, मैं किस, और मैं अकेला मैं तो कुछ होता ही नहीं है ना, उसकी कोई हस्ती नहीं है। तो वो समाज कहाँ अवस्थित है, मेरा समाज, मेरी दुनिया, मेरा काल और ये चराचर सृष्टि, जब तक ये सारे बोध के बीच में, इसमें जो मेरी अवस्थिति है, इसमें यदि मैं खुद को देखती हूँ तो यही तो होगा मेरी आधुनिकता, यही तो होगी कि मैं अपने को सही पहचान पाऊँ। और इसे पहचानने के लिए जो दृष्टि चाहिए, ये जो स्मृति को लौटाना है, यही काम तो अनुपम जी ने किया है, यही काम विद्यानिवास जी ने किया है। मुझे लगता है कि ये जो विकास और ये जो टूटन हो गई है उससे भर पाऊं, तो तभी शायद मुझे ये जो सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता रहता है कि जुड़ नहीं रहा। ये बहुत लोगों से मेरी इसको खास तौर पे पारंपरिक कलाकारों से बात होती है। बस्तर के सहदेव राणा हैं, कुम्हार हैं, तो ये जो मैं कह रही थी कि ये जो समाज है ना, इसको हमारी ज़रूरत है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये जो आश्वस्ति अनुपम जी के मन में थी ना, कि बहुत लोग हैं ये करने वाले, समाज के पास अपना नक्शा है, उसकी चिंता से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो चिंता की स्थिति है वो हमारी है, कि हम किसी तरह अपने को जब तक ये परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ इतिहास बोध से अपने को जांचेंगे तो वो समग्र दृष्टि नहीं होगी। जब तक हम पूरी इतिहास बोध उस पूरे समग्र बोध का एक हिस्सा है। और इसीलिए जो मैं आपको सहदेव भाई की बात बता रही थी, जिससे कि मैं अपनी बात खत्म करूंगी, कि उन्होंने मुझे कहा कि जब उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी जो बिल्कुल नए किस्म की थी, तो मैंने उनसे कहा कि एक ताड़ का पेड़ था जो उन्होंने बताया था, तो मैंने उनसे कहा कि ये तो इतनी अद्भुत, और वो लोगों के बीच में, बहुत गांव के लोगों के बीच में भी वो, और उन्होंने एक गणेश की मूर्ति बनाई थी जो बिल्कुल विलक्षण थी, बिल्कुल अलग किस्म की थी। उसको देख के आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये गणेश की मूर्ति है। तो मैंने उनसे कहा कि आप और क्यों नहीं बनाते, ये तो इतना लोगों को पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डर लगता है, परंपरा में होना चाहिए। ये उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा परंपरा में सिर्फ नया करने से कुछ नहीं होता, परंपरा में होना चाहिए। यही बात
सोनाबाई रजवार हैं, उनसे जब बात हो रही थी तो कभी कभी, जबकि जिन्होंने शोध किया उस इलाके में वो ये जानते हैं कि जो सोनाबाई कर रही थी अपने मिट्टी के घर में, जो मिट्टी बांस की जाली वो बना रही थी, ये एक बड़ा नवाचार था। यदि हम में से कोई ये नवाचार करता तो इसको ढिंढोरा न जाने हम कहाँ तक पीटते और कितना नीच रह लेना चाहते। लेकिन वो यही कहती थी कि ये तो उन्होंने परंपरा से सीखा, ये तो उन्होंने अपनी माँ से सीखा। तो परंपरा, ये जो परंपरा में होने की जो चिंता उन्हें है, मुझे लगता है कि शायद ये हमारी भी चिंता होनी पड़ेगी। और वरना हम कहीं नहीं होंगे, वरना ये जो हमारी जो इस समाज से हमें ऐसा नहीं है कि इस समाज में कोई गड़बड़ियाँ नहीं हैं, तमाम तरह की गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन अगर उन्हें दूर करने के उपाय यदि होंगे तो वो भी उस समग्र दृष्टि में से ही निकलेंगे। पहले तो हम उससे जुड़ें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास, ये मैं बिल्कुल अपने स्तर पे कह रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं, लेकिन बिल्कुल अपने लिए कह रही हूँ कि मैं अपने लिए सचमुच ये राह देखती हूँ कि ये, यदि मैं किसी तरह उस कड़ी में नहीं हूँ तो मैं शायद कहीं नहीं हूँ। अनुपम जी वो स्मृति है, वो स्मृति का लौटाना है। वो मुझे ये बताते हैं कि क्या देखना है, ये समाज में हमें क्या देखना है। वो दृष्टि है, वो लोक दृष्टि है, और उसी से मुझे भी कोई दृष्टि मिलने की संभावना है। मित्रों, मैं समझती हूँ कि मैंने जो अपनी बातें थोड़ी बहुत कहने की कोशिश की, पता नहीं मैं कितना साझा कर पाई, कितना नहीं कर पाई, पर मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने मुझे सुना। और अनुपम जी से यदि मुझे कोई नज़र मिली हो, और मुझे तो मिली ही थी, और उसी का साझा मैंने आपसे साझा करने की आपसे कोशिश की। नमस्कार।